नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका एम्पियर सर्किटल लॉ में कैपिटल बी का पता लगाएंगे। कहां पर? एट एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? सॉलिनॉइड क्या होती है? उसमें फिर करंट फ्लो करा देंगे तो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड हो जाएगी। तो सॉलिनॉइड क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम वायर को सिलिंड्रिकल फॉर्म में लपेट देते हैं तो जो ज्योमेट्री तैयार होती है दैट इज द कॉल्ड द सॉलिनॉइड। या ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वी फॉर्म स्प्रिंग शेप ज्योमेट्री बाय यूजिंग द करंट कैरिंग वायर देन द फॉर्मिंग ज्योमेट्री इज कॉल्ड द सॉलिनॉइड। ये भी कह सकते हो। तो डेफिनेशंस तो आप लिख सकते हो ना। अगर लिखने को आ गई तो क्या लिखोगे? एक तो ये जो बताई जा रही है, या लिखता हूं मैं, सॉलिनॉइड क्या होती है? तो सॉलिनॉइड इज फॉर्मिंग ज्योमेट्री by wire in a cylindrical shape। यो सॉलिनॉइड एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें वायर को यूज करते हैं सिलिंड्रिकल शेप में। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सॉलिनॉइड क्या है? तो फ्रॉम वायर फॉर्मिंग spring shape geometry is called solenoid। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि when we wound the wire over the cylinder then the forming geometry is called the solenoid। तो जैसे चाहे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक solenoid बना लीजिए। स्प्रिंग शेप में वायर को, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जब आप अपनी कॉपी में इसको बनाएं तो हर एक जो टर्न है वो सेम रेडियस का होना चाहिए। ये लीजिए, बन गई सॉलिनॉइड। और अगर आप इसको किसी करंट सोर्स से कनेक्ट कर दें तो करंट का फ्लो होने लगेगा। ये आई करंट है। सॉलिनॉइड की जो एक्सिस है वो कहां पर है? ये रही एक्सिस। एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड हो गई। और आगे तक ले जाइए। एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। बताइए भाई, क्या है फार्मूला सॉलिनॉइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की? अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। एक करंट का फ्लो हो रहा है ऐसे, तो जब कर्व शेप वायर होता है तो फिंगर को करंट के साथ फोल्ड कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिंगर्स को करंट के साथ में फोल्ड करोगे तो थंब होगा वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। तो जो सॉलिनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसका तो पहले डेरिवेशन करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, बट कितनी मिलती है ये तो न्यूमेरिकल के लिए सीधे फार्मूला पता होना चाहिए। एनीवन? कैपिटल बी, हाँ, म्यू नॉट एन आई, छोटा वाला एन आई। छोटा वाला एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सॉलिनॉइड की अगर लेंथ को आप सपोज कर लो कि सॉलिनॉइड की लेंथ कैपिटल एल है, ऐसा एज्यूम कर लो।
और ये कैपिटल एल बहुत बड़ी लेंथ है, तो स्मॉल एन निकालने का तरीका हो जाएगा स्मॉल एन। टोटल कितने फेरे हैं इसमें, तो टोटल टर्न्स कैपिटल एन और टोटल लेंथ कितनी है कैपिटल एल। ये है स्मॉल एन निकालने का तरीका। ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए केवल फार्मूले का रोल है। आई को अगर आप इंक्रीज करोगे तो बी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अभी मैंने बताया, लिखा नहीं है कि कैपिटल बी की डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। अब आप करंट जैसे जैसे सॉलिनॉइड में फ्लो कर रही है, आप अपनी फिंगर को वैसे ही फोल्ड कर दीजिए, तो थंब है वो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। ठीक है, इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। किया जाए। एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे तो उनकी हेल्प से चलने से फायदा ये होता है कि उन्होंने काफी सोच समझ के हर तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, तब जाकर के उन्होंने बताया है कि इस सिचुएशन में आपको कैसा एम्पीरियन लूप लेना सूट करेगा, किस तरीके का एम्पीरियन लूप आप लें जिससे कि आपको सिंप्लिसिटी के साथ आंसर मिले। तो कैपिटल बी का ये फार्मूला डिराइव करना है। सबसे पहले एम्पीरियन लूप लिया गया, तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये रहा एम्पीरियन लूप जस्ट लाइक दिस। ध्यान देना भाई, एम्पीरियन लूप पर फोकस करना। और माइंड में ये क्वेश्चन ले आइए कि वाई वी सेलेक्ट सच एम्पीरियन लूप, जैसा कि एक्सपर्ट ने बता रखा है वैसा ही क्यों। आंसर है कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन जो सिलेक्टेड गॉसियन सरफेस है और एम्पीरियन लूप है वो चीजों को मुश्किल ना बना दें, आपका सिलेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप एम्पीरियन लूप ले लिया है, तो हमारी जो कैलकुलेशन एबिलिटी होगी, जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे तो हम देखेंगे हमारे लिए चीजें क्या हो रही हैं, आसान हो रही हैं। इसलिए हमने स्क्वायर फॉर्म ले लिया या रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लिया। नाम दे देते हैं, कोई अभी सिंबल तो यूज नहीं किया हुआ है। P Q R S, और एक बार फ्रेश हेडिंग डालते हैं, कैपिटल बी निकालना है एट एक्सिस ऑफ सॉलिनॉइड। इस हेडिंग में हमारा ये डायग्राम बन गया। बता देते हैं पी क्यू आर एस क्या है। पी क्यू आर एस एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप। पी क्यू आर एस आपका एम्पीरियन लूप है। अलग से आप दिखाना चाहो अलग से दिखा लो, ये लीजिए पी क्यू आर एस। आप इसको रेक्टेंगुलर समझना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर जैसा सपोज करना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी और तरीके का एम्पीरियन लूप लेने से क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन जो आपके लिए आसान होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट ने जब ये सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया, तब जाकर के वो इस नतीजे पर पहुंचा कि स्ट्रेट वायर का एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, सर्कल जैसा, और सॉलिनॉइड के लिए कैसा होना चाहिए, मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो ये आपका एम्पीरियन लूप है पी क्यू आर एस। अब ध्यान देना भाई, ये जो करंट वाला एरो है उस पर ध्यान देना। ये करंट आ रही है, ठीक है, एरो से लगाया, ये फ्लो करते हुए यहां पहुंची, ये करंट के एरोस बना रहे हैं। ये करंट,
अब आपके सामने स्क्वायर जैसा एम्पीरियन लूप है, ये स्क्वायर जैसा एम्पीरियन लूप है ये, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो आप समझ लें। और सॉलिनॉइड का टर्न देखो, ये टर्न ये है ऐसे, ये तो जैसे ये टर्न जरा देखना, ये टर्न गया और ये यहां से करंट निकली, बोलो, और नीचे की तरफ क्या हो गई, अंदर चली गई। तो ऐसे जो मैंने ये एम्पीरियन लूप बनाया है, तो जिसमें ये जो आरएस लेंथ है, तो आरएस लेंथ में कई सारे जो टर्न है वो आ जाएंगे, बोलो भाई। ये जो आरएस वाली जो एम्पीरियन लूप की लेंथ आर एस है, ये आर से लेके एस तक, उसमें कई सारे टर्न आ जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, जो टर्न आ जाएंगे, जो टर्न आ जाएंगे, मैं यहां पर अलग से डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये वाला टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न इस एम्पीरियन लूप में अटैच हो चुका है। कोशिश करते हैं दिखाने की, थोड़ा 3D है लेकिन मुश्किल नहीं है। आ रहा है फिर, ये वो टर्न है सॉलिनॉइड के जो इस एम्पीरियन लूप की आरएस लेंथ के साथ क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। तो आप जरा देखिएगा, ये जो एरो है करंट का, ये करंट ऐसे निकलेगा ना इधर, देखो ये करंट ऐसे आ रहा है, हर एक टर्न की जो करंट है तुम्हारे एम्पीरियन लूप के साथ इनक्लोज हो चुकी है ना, इंगेज हो चुकी है, उसको पेनिट्रेट करते हुए आ रही है ना करंट, ये बोलो, श्योर है ना ये बात। तो वो कहते हैं एम्पियर सर्किट वाला, ये बात क्लियर हुई कि पहले नहीं, श्योर है ना ये बात। जैसे ही तुमने स्क्वायर फॉर्म या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म एम्पीरियन लूप लिया, तो तुम्हारे एम्पीरियन लूप की आरएस लेंथ ने या एसआर लेंथ ने सॉलिनॉइड के कुछ टर्न को अपने साथ क्या कर लिया, इंगेज कर लिया, फंसा लिया, और हर एक टर्न पर क्या है, करंट है। तो देखिए मैंने वहां पे करंट दिखाई, तो ये जो करंट्स के छल्ले हैं जो ये, तो हर एक करंट जो है थ्रेडिंग फॉर्म में है कि नहीं है, क्लियर है ये बात, ओके। आगे ध्यान दीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया जो कहता है कि B.dl इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। तो सबसे पहले हमने बात करी ये जो आपका PQ पोर्शन है, हमने फार्मूला लगाया B.dl और म्यू नॉट, और साथ में है ये सिग्मा आई, टोटल करंट जो कि इनक्लोजेस बाय क्या है, एम्पीरियन लूप। तो देखो PQ के लिए B.dl की जो वैल्यू होगी PQ के लिए, वो क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। क्यों 0 होगी, देखो B.dl 0 क्यों होगा, रीजन देखिए क्या, आप लिखोगे मॉड ऑफ B मॉड ऑफ dl और आगे क्या लिखोगे, cos थीटा, ये B.dl की वैल्यू लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। तो ये सॉलिनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो यहां पर B की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो B.dl आपका PQ के लिए क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें QR या RQ के लिए, तो ध्यान देना B.dl dl जो है वो एम्पीरियन लूप में लिया गया एक छोटा सा लेंथ पार्ट होता है। तो QR के लिए जरा देखिए क्या हो जाएगा, निकालते हैं QR, दिखाने की जरूरत नहीं है कि DL क्या होगा, DL इसी QR में छोटी सी लेंथ होगी, तो आप कहीं पर रिप्रेजेंट मत करिए, समझिए इस बात को, QR में छोटी सी लेंथ DL। अच्छा, वो जो DL की डायरेक्शन है वो कैसी है, आप अपने एम्पीरियन लूप में कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा B और आगे DL और ये cos और यहां पर हमने लिखा थीटा।
अभी हम लोगों ने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, अलोंग द एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ये है। और क्यू आर में जो डीएल है वो आपका ये होगा। अब या तो डीएल ये ऐसा नीचे की तरफ होगा या फिर कैसा होगा, ऊपर की तरफ। तो बी डॉट डीएल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 बनेगा। cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो क्यू आर का भी जो बी डॉट डीएल है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ये बात। इसी तरीके से आप देखें तो जो बी डॉट डीएल है वो पीएस का या एसपी का भी क्या हो जाएगा, 0। बी डॉट डीएल बी डीएल भाई, एसपी में भी जो डीएल आप लेंगे वो ये होगा। अगर आप ऐसे इस तरीके से चल रहे होंगे तो डीएल आपका ऊपर होगा, अगर आप ऐसे चल रहे होंगे तो डीएल कैसा होगा, नीचे होगा। तो ओवरऑल जो डीएल होगा और जो बी होगा उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, तो 90। ये आपका ये भी 0 हो गया। तो PQ वाले हिस्से में बी डॉट डीएल 0 है, QR वाले में भी बी डॉट डीएल 0 है, और SP और PS वाले में भी क्या है, 0। ठीक है। अब हम चलते हैं SR के लिए। तो B डॉट डीएल बात हो रही है SR के लिए। SR तो देखिए ये जो SR है इसके पास में थ्रेडिंग करंट्स हैं, लिखा जाए इसको। तो ये चलो अच्छा, पहले हम वैसे ही निकालते जैसे बाकी को निकाला है। मैंने यहां पर इंटीग्रेशन लगाया, B लिखा, DL लिखा और आगे लिखा cos 0। देखो SR में जो DL आपका होगा ये SR है, यहां पर ये DL ये DL है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये रही। तो जनरली हम अपने DL की जो डायरेक्शन है वो B के कैसे रखते हैं, सेम। तो अगर आपका B डायरेक्शन में ऐसा है तो हमारा DL भी कैसा, ऐसा ही है। तो SR के केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां पर cos 0 आ गया। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट DL SR के लिए, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन B DL। ठीक है। और आगे क्या, अब एम्पियर सेकेंडल लॉ से B डॉट डीएल क्या होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। मैंने लिखा है यहां पर इसकी जगह पर म्यू नॉट और सिग्मा आई टोटल करंट्स। तो हमारे यहां पर कितने टर्न इंगेज हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि स्मॉल n जो है वो 1 लेंथ के टर्न है। स्मॉल n यहां पर है टर्न्स इन 1 लेंथ या टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज दैट SR की जो लेंथ है, क्या सपोज कर ले, स्मॉल n ले। SR की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल r है, सॉरी स्मॉल l है, या कुछ और ले लें जैसा चाहो, x ले लें, x ले लिया। तो 1 लेंथ में टोटल टर्न स्मॉल m है, तो यार ये x लेंथ में कुल टर्न कितने हो जाएंगे, nx। तो इन x लेंथ जो टोटल टर्न हो जाएंगे वो हो जाएंगे nx। है क्या, यहां पर मुझे टोटल करंट लिखनी है। तो एक टर्न पर I करंट है, जैसे ये जो I करंट है, एक टर्न में कितनी करंट है, I। तो ये पता कर लें कुल कितने टर्न हैं। तो यहां से यहां तक के टर्न कितने हैं, nx, और एक टर्न में करंट I है तो nx में क्या हो जाएगी, nxi। और आगे लिखा इन x लेंथ जो टोटल करंट होगी वो हो जाएगी nxi, और सारे के सारे जो करंट्स के टर्न्स हैं और सारी की सारी जो करंट्स हैं वो कैसे ही हैं, बाहर आने वाली हैं। तो इसलिए सिग्मा आई की जगह पर हमने क्या लिखा, म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह का मतलब होता है टोटल करंट। तो वहां पर जो टोटल करंट है वो कितनी है, nxi, और ये b बाहर कर दिया
और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहां से आ गया म्यू नॉट एन एक्स आई, और ये बी। केवल डीएल का मतलब है छोटी सी लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, टोटल लेंथ। तो यार ये छोटी सी लेंथ है, और टोटल लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है, एक्स। यहां पर एक्स आ गया, एक्स से एक्स कट हो गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन आई। हो गया। देख लीजिए कहीं पर कोई बात अगर पूछनी हो तो बताइए। और ये एक्सपेरिमेंटल, आपके पास एक्सपेरिमेंटली सारे के सारे एविडेंसेस होते हैं। ये सोलिनॉइड की एक्सिस पर तो बी मिलता है, लेकिन उसके बाहर तो यहां पर आपका बी नहीं है। और अगर आप एसपी और क्यूआर की बात करें तो अदर तरीके से भी हमने जीरो वाली बात देखी, cos 90 वाले फीचर से भी जीरो है आया, और देखें बी की वैल्यू भी क्या जीरो है। तो हर तरीके से पी क्यू और क्यू आर और एसपी में जो बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन है वो क्या है, जीरो। अब अगर आप ये सोचें या मन में अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि एसपी वाले केस में सर ने ये वाला केस क्यों नहीं लगाया कि बाहर भी जीरो है, क्योंकि ये जो पीएस वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा तो इसके साथ आ गया ना अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर की तरफ अगर आ गया तो आप बोलोगे बी तो होगा, लेकिन फिर cos 90 वाले केस से क्या बन गया, जीरो। इसलिए cos 90 वाला केस ले लिया। डन। कहीं कुछ पूछना हो बताइए, क्योंकि डेरिवेशन जब आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। समझने के बाद में एक बार आपको रफ कॉपी में तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। कुछ भी पूछना हो बता सकते हैं आप। PQ में हमने B डॉट DL को जीरो किया, किस बेस पर, कि बाहर भी होता ही नहीं है, इस बेस पर जीरो किया। और SP और QR में B डॉट DL जीरो हो गया, क्योंकि थीटा कैसा चल रहा था, 90। और RS में तो हमने निकाला है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स आपके सामने। ठीक। टोराइड क्या होता है, तो सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड इज कॉल्ड टोराइड। अब टोराइड जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम में बनाना पड़े या कॉपी में अगर बनाना है तो आप पहले एक रेफरेंस सर्कल बना लीजिए, और इस काम में आप चाहें तो पेंसिल यूज कर लें, और इसके बाद में फिर वायर्स को लपेट दीजिए। स्टार्ट करते हैं यहां से। इधर अगर आप 5 ईयर बैक जाएं तो सबसे ज्यादा जो डेरिवेशन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। स्ट्रेट वायर को तो कोई कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि उसका जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल सा है। थोड़ा बहुत जो एफर्ट्स लगता है वो सॉलिनॉइड में लगता है, और बाकी जो बचा हुआ एफर्ट्स वो किस में लगता है, टोराइड में। तो आप चाहे जिस बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप 5 साल पीछे अनसॉल्व पेपर चेक करें तो आपको ये टोराइड का जो डेरिवेशन है वो ज्यादा मिलेगा। टोराइड बन चुका है। अब इस टोराइड में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखना, ये मैं बाहर लाइन बना रहा हूं, ये जो टर्न है टोराइड के, तो मैं सभी टर्न को टच करते हुए बाहर बाहर सर्कल बना रहा हूं। ये बाहर बाहर सर्कल है, और एक सर्कल में इन्हीं टर्न को टच करते हुए अंदर अंदर बना रहा हूं। ये अंदर अंदर सर्कल बना रहा हूं। तीनों चीजें मैं एक बार अलग से बना लेता हूं। देखो एक अंदर सर्कल है, एक सर्कल अंदर है, अच्छा नहीं बना, रिपीट करते हैं इसको।
एक सर्कल जो है वो अंदर वाला ये रहा, एक सर्कल ये बाहर वाला है। ये बाहर वाला सर्कल है, और एक सर्कल जो है ना, ये जो सर्कल देख रहे हो जो हर एक टर्न के अंदर से होकर के जा रहा है, इनर। अगर आप सॉलिनॉइड की तरीके से सोचे तो ये जो अंदर वाली जो डॉटेड लाइन है वो सॉलिनॉइड की क्या थी, एक्सिस थी, वही किसमें फॉर्म में बदल गई, सर्कल में। तो उसको भी बना देता हूं, ये देखिए। तो न्यूमेरिकल जब आपको मिलता है तो वहां लिखा जाता है कि टोराइड की बाहर वाली रेडियस। तो क्या मतलब है, टोराइड के सेंटर से बाहर वाले सर्कल तक चलो, तो स्मॉल ए आपकी बाहर वाली रेडियस है, आउटर रेडियस, टोराइड की बाहर वाली रेडियस। टोराइड की अंदर वाली रेडियस, तो यानी कि सेंटर से आपको अंदर वाले सर्कल तक जाना है, बी आपकी अंदर वाली रेडियस है, इनर रेडियस। और सेंटर से अगर आप यहां तक आते हैं, टोराइड की एक्सिस जिसको कहते हैं, ये एक्सिस है, ये जो अंदर अंदर डॉटेड लाइन है, ये टोराइड की एक्सिस कहलाती है, वही सॉलिनॉइड की एक्सिस जो होती थी। तो ये स्मॉल आर जो है वो मीन रेडियस है, मीन रेडियस। तो अगर आप एक न्यूमेरिकल फेस कर रहे हैं जहां पर टोराइड की रेडियस दी जाए, ना तो आउटर के बारे में कहा जाए ना इनर के बारे में कहा जाए, तो फिर कौन सा रेडियस है, मीन वाला। लेकिन अगर आपको आउटर रेडियस दिया गया है, इनर रेडियस दिया गया है, तो ए दिया गया है और बी दिया गया है, तो फिर आपको मीन रेडियस निकाल लेनी। कैसे निकालोगे मीन रेडियस, तो मीन निकालने का एक तरीका होता है अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, और एक तरीका होता है ज्योमेट्रिकल मीन r इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हो और ज्योमेट्रिकल मीन से भी निकाल सकते हो। किससे निकालना चाहिए, किससे निकालना चाहिए, एनीवन? टोराइड की मीन रेडियस अगर निकालना है, मीन तो वैसे तो तीन तरीके से निकलता है, ज्योमेट्रिकल मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। बट जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा मीन करते हैं, ज्योमेट्रिकल और अर्थमेटिक। आपको किससे निकालना चाहिए, नथिंग से, आपसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो रूलिंग ये होती है, अगर ए और बी यानी बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको निकालना चाहिए अर्थमेटिक मीन। अगर डिफरेंस कम है तो क्या निकालना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीन। अब आपके कॉमन सेंस की बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाए और कुछ बच्चे जो है मीन रेडियस निकालें अर्थमेटिक से और फिर कुछ निकालें ज्योमेट्रिकल से, आप देखोगे कि थोड़ा बहुत केवल डिफरेंसेस आएगा आंसर में, अदरवाइज नियर अबाउट आंसर कैसा आएगा, सेम। लेकिन रूलिंग ये कहती है, आपका अपना जो है कॉमन सेंस ये कहता है कि जब टोराइड बनेगा, जब टोराइड बनेगा तो एक्चुअली हमें ये पता है कि अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हमें कौन सा मीन निकालना चाहिए, ज्योमेट्रिकल वाला। ठीक है, तो ये आपके टोराइड की रेडियस की बात हो गई है। अब बहुत ध्यान से देखें, आपने इसमें करंट का फ्लो करा दिया है, तो ये रही करंट। चलिए यहां से करंट फ्लो करा दिया। नाउ बी केयरफुल, तुम लोगों को ये अंदर वाला सर्कल देखना है। अंदर वाला सर्कल एक्सिस है टोराइड की, अंदर वाला सर्कल, तो ये अंदर वाला सर्कल है। अब हर एक टर्न उसके अंदर इंगेज है, तो जरा गौर करना, ये करंट गया, ये करंट देखो ऐसे पूरा साइकिल कंप्लीट करते हुए गया, तो यहां पर आप खड़े हैं और देखना जरा इसको, ये टर्न यहां पर हम बनाते हैं, बाद में रफ कर देंगे। ये मैंने एक टर्न बनाया, ये फिर एक टर्न ये बनाया, तो गौर करना, यहां से करंट निकलेगा, अंदर क्या होगा, जाएगा। समझ में आ रही है बात में? हर एक टर्न जो उसके अंदर फंसा हुआ है, उसके साथ जो फंसा हुआ है, तो हर टर्न को अगर आप देखो तो एक तरफ से निकलेगा, एक तरफ से अंदर जाएगा। तो जो मैंने सिचुएशन बनाई है, ये देखो करंट गई, ये अंदर, अब देखो निकला, तो देखो ये निकला ना यहां से, बोलो
अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो ऐसे दिखेगा, ये निकला यहां से करंट, और यहां से ये क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो रहा है दिखाना, तो एक तरीका कर दिया गया कि अगर हम देखें तो ये होता है आउटवर्ड करंट। कैसा करंट, आउटवर्ड करंट। और अगर क्रॉस लगा दे तो ये क्या हो गया, इनवर्ड करंट। तो जो सेटिंग हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो टोराइड की एक्सेस है, यहां पर करंट अंदर जा रही हो, यहां से क्या आ रही है, बाहर। तो गौर करना, हटा दिए टर्म मैंने, यहां पे क्रॉस लगाया, यहां क्रॉस लगाया, यहां क्रॉस लगाया, करंट कैसे जा रही है, अंदर। अब ये काम सोच समझ के करना, क्योंकि जितने क्रॉस लगाओगे उतने ही क्या होंगे, डॉट्स भी होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने काफी पास में क्रॉस लगा लिए तो मुझे फिर डॉट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे मैंने क्रॉस लगाए जिससे कि हमको भी ये पता चल पाए करंट अंदर जा रही है। और ये कॉमन सेंस की बात है, जितने क्रॉस लगेंगे उतने ही डॉट्स भी लगेंगे। तो डॉट्स भी बनाते हैं। टाइम टेकिंग तो जॉब है, होगा ही होगा, लेकिन फिर भी सेट करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट ये फाइनल रिवीजन है। एक बार रिवीजन होने के बाद फिर ऐसे टॉपिक वाइज रिवीजन थोड़ी ना होगा, फिर तो आपके हाथ में पूरा पेपर होगा पूरे सिलेबस का, और वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, वो एक रिवीजन अलग तरीके का होगा। ये देखिए डॉट्स बन गए। अब मुझे टोराइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कहां चाहिए बताओ? तो एक्सपर्ट्स ने कहा यहां चाहिए। और कहां चाहिए? अंदर चाहिए। कहां चाहिए? यहां चाहिए। और कहां चाहिए? एक्सेस पर चाहिए, यहां चाहिए। तो ये मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बाहर ये सेंटर है, ओ नाम देते। चलिए मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट का नाम रखते हैं OUT, आउट। तो मेरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब तुमने ये डिसीजन ले ही लिया है कि तुमको बाहर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पीरियन लूप बनानी पड़ती है। एक्सपर्ट से पूछा कि यहाँ किस तरीके की एम्पीरियन लूप लेना ठीक रहेगा। उसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, उसको सब पता है क्या आसान है क्या टिपिकल है। उसने कहा कि आप एम्पीरियन लूप सर्कल जैसी बना लीजिए। बना ली मैंने सर्कल जैसी एम्पीरियन लूप। ठीक है, आउट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लगाया मैंने एम्पियर का सर्किटल लॉ फॉर आउट। आउटसाइड हेडिंग डाली और लगा दिया एम्पीरियन लॉ। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। यहां पर हम अपने कैलकुलेशन से आगे बढ़े। B dl cos थीटा, और यहां पर आया B म्यू नॉट सिग्मा i, क्या हो गया 0। यार देखो ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप है ये, और इस एम्पीरियन लूप में जितने ये डॉट्स है उतने ही क्या है। और डॉट्स का मतलब बाहर आना, और क्रॉस का मतलब, और बाहर आने वालों पे प्लस लगाओगे तो अंदर जाने वालों पर तो टोटल करंट क्या हो गया 0। तो ये मैंने देखा तो 0 हो गया। मैंने B को बाहर किया, इंटीग्रेशन dl cos थीटा, और यहाँ पे 0 हो गया। तो B 0 अपॉन इंटीग्रेशन dl cos थीटा। 0 में किसी से डिवाइड कर लो तो आउट का B क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अंदर मुझे B चाहिए, अंदर भी चाहिए। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर निकालते हैं, IN इन पर निकालते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपने जैसे आउटसाइड का एम्पीरियन लूप लिया था,
वैसे ही सर्कल शेप में इन वाला भी ले लो। चलते हैं भाई इनके लिए, इन साइड के लिए काम किया तो बी डॉट डी एल और म्यू नॉट सिग्मा आई। यहां पर बी डी एल कॉस थीटा, म्यू नॉट ये 0 लिखा। यार ये जो एम्पीरियल लूप है ना ये वाली, क्या इसमें कोई थ्रेडिंग करंट दिख रही है? बोलो कोई थ्रेडिंग करंट है इसके पास? जो एम्पीरियल लूप है करंट उसको पेनिट्रेट करते हुए जाए या फिर आए? तो ये जो तुम्हें एम्पीरियल लूप दिखाई दे रहा है इनसाइड वाले केस में, क्या यहाँ कोई भी करंट थ्रेडिंग दिख रही है? कुछ है ही नहीं। तो दैट इज वाई सिग्मा क्या हो जाएगा 0। और फिर से आप बी को बाहर करेंगे और 0 में इंटीग्रेशन डीएल कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इन वाला भी बी क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, यानी कि एक्सिस पे टोराइड की एक्सिस ये रही, इस डायग्राम में ये है और इस डायग्राम में ये है, जिसकी मीन रेडियस स्मॉल आर थी। तो यार मुझे यहां चाहिए, तो यही सर्कल जो है ना ये क्या बन गया एम्पीरियल लूप बन गया। समझ पा रहे हैं ना? ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ठीक है, और यहां पर ये देखो दिख रहा है। तो मैं निकालता हूं टोराइड की एक्सिस पर, तो हेडिंग डाली एट इनसाइड टोराइड। जो टोराइड का इनसाइड है वो सॉलिनॉइड की क्या हुआ करता था एक्सिस हुआ करता था। और मुझे पता है कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ये देखिए, ये यहां से यहां तक की रेडियस क्या स्मॉल आर है, उधर भी स्मॉल आर रेडियस रहेगी, ये यहां से यहां तक। तो यही जो है हमारे लिए एम्पीरियल लूप पहले से ही बना बनाया है। फंडा लगाया मैंने बी डॉट डी एल और म्यू नॉट सिग्मा आई। बी डी एल कॉस थीटा और म्यू नॉट। अब आप ध्यान से देखें, ये जो एम्पीरियल लूप है, ये सारे के सारे लाल कलर वाले डॉट्स आ रहे हैं बाहर कि नहीं आ रहे हैं? बोलो भाई, इस एम्पीरियल लूप के अंदर ये सारे लाल वाले डॉट्स हैं, क्रॉस वाले नहीं, केवल क्या लाल वाले डॉट्स हैं। और एक डॉट का मतलब है एक टर्न। तो अगर हम ये कहें कि टोटल टर्न जो है, टोटल टर्न कैपिटल एन है, अगर ये कहें कि जो टोटल टर्न है वो कैपिटल एन है, टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, और एक टर्न में आई करंट है, तो एन टर्न में कितनी हो जाएगी एन आई। तो यहां पे कैपिटल एन आई हो जाएगा। बोलो भाई, समझ पाए बात को? कुल कितने टर्न थे? तो मैंने कहा कैपिटल एन टर्न है, तो ये लाल वाले कैपिटल एन डॉट होंगे ना, और क्रॉस वाले भी क्या होंगे कैपिटल एन होंगे। लेकिन जो मेरा एम्पीरियल लूप है उसके अंदर केवल लाल वाले डॉट्स हैं, और एक में आई करंट है, तो कैपिटल में कितनी हो जाएगी एन आई। ओके, यहां पर आगे बढ़े तो ये आया बी डी एल और कॉस 0। यार ये डीएल क्या होगा? डीएल यही तो होगा ये, बोलो। तो जो डीएल वाला जो लेंथ होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, और कैपिटल बी भी कैसा होता था अलोंग द एक्सिस। सॉलिनॉइड को सोच के करो आप, ये जो आप जो सर्कुलर शेप सॉलिनॉइड बना दिया है, यही एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड हुआ करता था ना। तो अब एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड में डीएल आपका ये होगा, और कैपिटल बी तो अलोंग द एक्सिस हुआ करता था ना। तो जब दोनों लोग डायरेक्शन में सेम है तो एंगल क्या हो जाएगा 0। तो 0 लिख दिया मैंने, और यहां पर लिखा म्यू नॉट एन आई। बी को बाहर किया, इंटीग्रेशन के अंदर केवल डीएल रह गया, म्यू नॉट कैपिटल एन आई। केवल डीएल का मतलब है छोटी सी लेंथ, और पूरे इंटीग्रेशन और डीएल का मतलब क्या है टोटल लेंथ। और आपके टोराइड की जो मीन रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई।
ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिख दिया जाए तो कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N नीचे 2 पाई r और साथ में आई समवन लुकिंग स्पेशली, ऊपर टोटल टर्न लिखे हैं और नीचे ये 2 पाई r क्या है, टोटल लेंथ है, तो छोटा n बन गया। तो थोड़ा सा कनेक्शन में आसानी रहती है कि टोराइड की जो रिजल्ट है टोराइड के कैपिटल B का वो सोलिनॉइड के जैसा, लेकिन यहाँ के स्मॉल n का मतलब क्या है, कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, जहां पर r क्या है, मीन रेडियस। तो वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। डन, ओके। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इधर पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डेरिवेशन पूछा जा रहा है वो टोराइड है। सेकेंड नंबर पे कौन पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर पे तो टोराइड है, सेकेंड नंबर पर क्या है। नेक्स्ट जरा एप्लीकेशन देखिए क्या है, हेडिंग बाद में उसमें रख लेंगे। ये आपके पास में सिलेंडर है, कंडक्टिंग है, सॉलिड है, पूरा सिलेंडर जो है ये सॉलिड है, कंडक्टिंग मटेरियल है और सॉलिड सिलेंडर है। करंट फ्लो हो रही है इसमें, आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये मोटा वायर है, तो मोटा वायर जो है लुक्स लाइक क्या सिलेंडर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये करंट फ्लो हो रही है। जो ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है इसका रेडियस है कैपिटल R, रेडियस कैपिटल R। तो यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी आउटसाइड में हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होगी ये पूछा जा रहा है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, इनसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले आउटसाइड के लिए चलते हैं। सबसे पहले आउटसाइड, आउटसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैंने आउटसाइड हेडिंग डाली। तो सिलेंडर की सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग जो मटेरियल है, यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल r है। आउटसाइड की फीलिंग लाने के लिए हमने लिखा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर हम आउटसाइड में हैं और मैग्नेटिक निडल लेकर के यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक निडल ये डिफ्लेक्शन करके बताए कि मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, तो कितनी वैल्यू की है, तो हम बाहर हैं इसलिए कैपिटल R से स्मॉल r कैसा होगा, बड़ा होगा। वापस एक्सपर्ट्स के पास पहुंचेगी, ACL यूज कर रहे हैं, बताइए कैसी एम्पीरियल लूप लें। तो हमारे एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया कि जब आप आउटसाइड में हैं तो आपकी जो एम्पीरियल लूप है वो कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए। अरे है तो ये स्ट्रेट वायर ही ना, मोटा है लेकिन सिलिंड्रिकल शेप हो गई है इसकी। तो मैंने लाल पेन से एम्पीरियल लूप बना लिया, लगाया फंडा मैंने, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। यहां पर B dl cos थीटा और म्यू नॉट सिग्मा i होगा कि ये जो हमारी एम्पीरियल लूप है इसी को पेनिट्रेट करते हुए वायर जा रहा है ना, कितनी करंट बाहर जा रही है, I। तो यहां पर I आ गया, यहां पर B dl एंड व्हाट अबाउट थीटा, 0। यार यहां पर आपको B चाहिए ना, इस जगह पे B चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, dl को भी उसी डायरेक्शन में ले लीजिए। बोलो भाई, थीटा 0 हो जाएगा।
cos 0, ये आ गया म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई वाली बात समझ में आ गई ना कि ये जो एम्पीरियन लूप है इसको पेनिट्रेट करते हुए कितनी करंट जा रही है, आई करंट, क्योंकि पूरा वायर उसको पेनिट्रेट कर रहा है। तो बी को बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, cos 0 1 हो गया, और केवल डीएल का मतलब है एम्पीरियन लूप में छोटी सी लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब है पूरे एम्पीरियन लूप की लेंथ। तो जो लाल पेन से मैंने एम्पीरियन लूप बनाई है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो पूरी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। ये आया म्यू नॉट आई। देखिए बी निकल गया आउटसाइड वाला, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसको वैसा लुक दे दिया जाए जैसे हम लोगों की आदत है, बी आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। तब आपने ये फील किया कि इसका जो आंसर है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि स्ट्रेट वायर वाला केस था। आ गया, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब आप सरफेस पर निकालने जा रहे हैं कैपिटल बी। सरफेस पर जरा ध्यान देना, नाउ बी केयरफुल, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो अगर आप ये लाल वाली एम्पीरियन लूप को ऐसा कर दो, लाइक दिस, ध्यान देना, ये लाल वाली एम्पीरियन लूप ऐसी हो गई, आपके इस सिलिंड्रिकल वायर के साथ में, सरफेस के साथ में अटैच हो गई। तो ये लाल वाली एम्पीरियन लूप को थोड़ा सा कम करिए, देखो ये ऐसी हो गई, तो यानी स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, बोलो। तो ऊपर के रिजल्ट्स में जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर कर देंगे तो बी सरफेस पर आ जाएगा। तो लीजिए बी सरफेस आ गया। समझ पाए ना बात को, 2i बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्लियर है ये बात, देख लें, क्योंकि इनसाइड वाले केस में हम फिर थोड़ा चेंजेस करेंगे। डन, हो गया। अब हमें निकालना है इनसाइड में, तो डायग्राम में मैं कुछ चेंजेस करता हूं। सरफेस वाला पॉइंट पहले हटा ही दिया जाए और आउटसाइड भी हटा दिया जाए। सेकेंड नंबर पर जो एम्पियर सर्किटल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस समय पूछी जा रही है वो ये, एग्जाम्पल कह लो या क्वेश्चन कह लो, यहां मुझे चाहिए बी स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो अब हमें इनसाइड पर कैपिटल बी निकालना है, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो मैं डायग्राम को थोड़ा अलग से भी बना रहा हूं। ये तुम्हारे सिलेंडर की एक्सिस है, करंट आई है, टोटल करंट है ये, और अंदर वाला पॉइंट ये है स्मॉल आर। हमने एम्पीरियन लूप बनाया, इनसाइड वाला केस है, ये मैंने एम्पीरियन लूप बनाया। ये जो आई करंट है वो तो पूरे वायर में है ना, हाँ या ना, आई करंट तो पूरे वायर में है। और जब तुमने इनसाइड वाला केस लिया तो इनसाइड वाले एम्पीरियन लूप ने पूरे वायर के एरिया को कवर किया है या कुछ हिस्से को कवर किया है? कुछ हिस्से को कवर किया ना यार। अरे यार ये देखो, ये पूरा वायर का एरिया है ये, और इस एरिया का नाम है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट है, आई है। तो इन पाई कैपिटल आर स्क्वायर करंट है आई। जब हमने इनसाइड में लिया ये जो एम्पीरियन लूप है ये कुछ एरिया कवर कर रही है ना,
और ये एरिया उस एरिया से कम है ना, तो यार इसको पेनिट्रेट करते हुए इस एम्पीरियल लूप को पेनिट्रेट करते हुए करंट आई नहीं होगी, कुछ और होगी, क्योंकि आई करंट तो कितने एरिया पर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पर है, निकालते हैं। तो इन पाई आर स्क्वायर करंट आई है, तो वन एरिया पर कितनी होगी, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो एरिया है वो पाई छोटा आर स्क्वायर है, क्योंकि इनसाइड वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर बन रहा है। तो इन पाई स्मॉल आर स्क्वायर करंट कितनी होगी, तो करंट आ गई आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितनी आ रही है, सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये करंट आ रही है आई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो जैसे मैंने इनसाइड वाला केस लिया, तो यार इसको पेनिट्रेट करने वाली करंट आई नहीं है, कौन सी है, इतनी है। ये बात समझ गए क्या, तो बस अपने आप फिर आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लगाया फंडा मैंने, बी डॉट डी एल म्यू नॉट सिग्मा ही इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट, और ये है वो करंट जो एम्पीरियल लूप से एंगेज है। तो यही तो मैंने निकाला, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कितना आया है, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर आ जाइए भाई, बी है, डीएल है, थीटा को लेकर के जीरो को सपोर्ट करते हो कि नहीं, अरे यार करंट ये है ना, तो यहां पर भी वही सिचुएशन होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, अंदर की तरफ। तो डीएल भी कैसे लेंगे, अंदर की तरफ, तो जीरो आ गया, बी बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई छोटा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर एक बार डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब होता है पूरे एम्पीरियल लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जरा इसको सही से अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये आई रह जाएगा, ऊपर स्मॉल आर रह जाएगा, नीचे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रह जाएगा। डन। अब थोड़ा इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाले अंदाज में लिख लो, तो इन वाला भी निकल चुका है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, साथ में क्या, स्मॉल आर। आगे थी, इनमें थोड़ा काम करना पड़ा ना, बोलो। अच्छा सोचो, अगर ये सिलिंड्रिकल वायर हॉलो होता तो इन कैसा हो जाता, जीरो। यार तब हम जब ये इनसाइड वाला हिस्सा लेते तो खोखला है ना, तो यहां मटेरियल ही नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो उस समय इन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर खोखला वाला केस होता कि ये वायर सॉलिड नहीं है, हॉलो है, तो आउट वाला तो सेम जाता, सेम पैटर्न, आउट वाले केस में तो सेम, सरफेस वाला भी सेम। लेकिन जब इन वाली आप बात करते तो यहां पर जो सिग्मा ही है वो क्या हो जाता, जीरो। तो करंट हवा में थोड़ी ना होगी यार, तो जब मटेरियल अंदर होगा नहीं, तो ये जो आपका एम्पीरियल लूप है कैसा, खोखला है, यहाँ कोई करंट तो होनी नहीं है, तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाता, जीरो, तो इन वाला भी क्या हो जाता, जीरो। तो अगर सॉलिड की पढ़ाई कर लेते हो तो हॉलो वाला अपने आप हो जाएगा, इन वाला केस कैसा हो जाएगा, उसमें जीरो। अब आपको तीनों बी दिखाई दे रहे हैं, आउट वाला बी, आउट वाला बी अगर आप देखें, आउट वाला बी अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और सरफेस वाला जो बी है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट आए सरफेस वाले में, देखो कैपिटल आर। और जो इन वाला बी है वो कैसा है, स्मॉल आर। यार आई जो करंट है वो तो कांस्टेंट है, रेडियस सिलेंडर की बदलेगी नहीं, स्मॉल आर हम बदल सकते हैं भाई, हम इनमें यहां भी रह सकते हैं, 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 तो इनका स्मॉल आर बदल सकते हैं ना।
अगर मैं तीनों को देखते हुए एक डायग्राम बनाने के बारे में सोचूं, ये स्मॉल r है और ये b है, देखो इन वाले केसेस में दोनों लोग कैसे हैं, प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा होगा, बोलो, क्योंकि y प्रोपोर्शनल x का ग्राफ ऐसे ही होता है। और आउट वाले में कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो सरफेस पर आ गए। अगर इस तरफ है तो हमारे पास में b इन है, जो कि स्मॉल r के साथ कैसा है, और जब इधर आएंगे तो हमारे पास में जो b आउट है वो स्मॉल r के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पर अगर टोराइड को देखें, ये जो रिवीजन चल रहा है, ऐसे नहीं कि भाई मुझे ज्यादा कुछ देखना नहीं है, इस समय मैं टॉपिक तो चूंकि पढ़ाता रहता हूं इसलिए सब पता है मुझे, डेरिवेशन में मुझे फंसना नहीं है, लेकिन मुझे ये देखना पड़ रहा है कि यूपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर में इसमें कौन कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, सीबीएसई में क्या आ रहा है, इससे में क्या आ रहा है, ये मैं देख करके तब रिवीजन पे आ रहा हूं। तो जब हमने देखा कि एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा डेरिवेशन जो है वो किसके हैं, नंबर 1 पे टोराइड है, और इन ऑल यानी यूपी, सीबीएसई और आईएससी दो तीनों की बात हो रही है। पहली पसंद है उनकी टोराइड, और उसके बाद जो पसंद है वो ये है। इसके रिवीजन में मैंने कोई हेडिंग नहीं डलवाई है, क्योंकि इसको हमने एज ए क्वेश्चन डील किया है कि मेरे पास में मोटा वायर है, तो जब क्वेश्चन में कह देगा थिक वायर है जिसमें कि सिलिंड्रिकल सिचुएशन काउंट करनी है, तो बताइए बाहर कितना बी मिलेगा, सरफेस पे कितना बी मिलेगा, अंदर कितना बी मिलेगा। अगर हॉलो होता तो सरफेस वाला आउट वाला और सरफेस वाला सेम होता, इन वाले में सिग्मा क्या हो जाता, 0, क्योंकि करंट हवा में नहीं रहती, मेटेरियल में रहती है, और जब हॉलो होगा तो फिर यहाँ कोई करंट नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, अभी तक हम जो है पीछे पड़े थे कैपिटल बी के, कैपिटल बी के पीछे पड़े थे। जिसने भी दिया उसको निकालो, कभी कैपिटल बी का पता लगाया क्वाइल की वजह से, कभी कैपिटल बी का पता लगाया लूप की वजह से, कभी कैपिटल बी का पता लगाया स्ट्रेट वायर से, कभी कैपिटल बी का पता लगाया ड्यू टू सॉलिड वायर, कभी हमने कैपिटल बी निकाला टोराइड की वजह से। तो जहां जहां में मैग्नेटिक फील्ड मिल चुकी होती थी तो हम उसका डेरिवेशन कर रहे थे, हम उसका रिजल्ट निकाल के आ रहे थे। अब मेरे पास सभी कैपिटल बी पता है, सबके फार्मूले पता है। अब यहां से जो है थोड़ा ट्रैक बदलेगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ध्यान देना जरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपिटल बी इज प्रेजेंट, कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो इस कैपिटल बी पर हम गए तो क्या मेरे ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या फोर्स लगाता है, आंसर है कि हाँ लगाता है। तो किन पर लगाता है, तो कैपिटल बी प्रेजेंट, देन फोर्स ड्यू टू इट, इसके बारे में बात कर लें। फोर्स ड्यू टू इट यानी कि किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले निकल के आता है फार्मूला ये Q V क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म ये है, और वैल्यू फॉर्म ये QEB साइन थीटा। ये दोनों के दोनों फार्मूले क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q अंडर मैग्नेटिक फील्ड B। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज Q को ले जाते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कितनी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। क्यों,
Q यहां पर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू, पॉइंट चार्ज वैल्यू, V यहां पर वेलोसिटी है ऑफ पॉइंट चार्ज, रुक गया तो फोर्स नहीं लगेगा, V जीरो तो फोर्स जीरो हो जाएगा, और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं पॉइंट चार्ज को दिखाऊं, ये Q चार्ज है, m मास है, इसकी वेलोसिटी v है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है, थीटा ये है। कहा जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आंसर है हाँ, बिल्कुल सही है। इतने नखरे लेता है, थीटा जीरो कर दोगे तो भी जीरो हो जाएगा, v जीरो कर दोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और Q रखोगे जीरो तो भी जीरो हो जाएगा। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में गए तो मेरे पास चार्ज ही नहीं था, मेरी बॉडी में चार्ज नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि बहुत सारी चीजों पर बड़ा सेंसिटिव है। ये कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो b से अपोजिट होगी, थीटा क्या बन गया 180, जीरो हो गया। साइन 180 क्या होता है, जीरो। या चार्ज जो है वो b के साथ जा रहा है तो कितना हो गया, जीरो, तो भी थीटा जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है, लेकिन आप पॉइंट चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये रहा, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज को पकड़ना है और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे रिवाइज करने हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि यहां जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है यहां पर, मैग्नेटिक फोर्स जिसको कि मैंने F साथ में M से लिखा है, इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड कैपिटल B। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये 90 क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से जो रिजल्ट रहता है वो हमेशा उनके साथ में 90 बनाता है जिनसे वो आया था। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के साथ, यानी कि पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के साथ कैसा होता है, और B के साथ भी 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री होता है, इसलिए ये वर्क डन जीरो करता है। देखना जरा सा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ओवर मूविंग पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू ZeRO ऑलवेज। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का आंसर ये रहा। क्यों? तो W बराबर है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और आगे कॉस थीटा। तो W बराबर फोर्स, तो फोर्स तो Fm है भाई। डिस्प्लेसमेंट, चलो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। चलो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, लेकिन यार थीटा 90 है। क्योंकि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की। मैंने लॉजिक दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और ऊपर आप देखो ना कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी कैसा हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, 90। तो ये क्या हो गया, जीरो। और जब कोई फोर्स है, जब कोई फोर्स है लेकिन उसका वर्क डन जीरो है,
जब कोई फोर्स है लेकिन उसका वर्क डन 0 है, इसका मतलब है कि वो क्या नहीं बदल सकता, वो तुम्हारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता। क्योंकि हमें पता है, एक तो ये हम लोगों ने काम कर लिए, ये इंपॉर्टेंट वाली बात देखिएगा। दूसरा कि यार W बराबर होता है डेल्टा के, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W यहां 0 है ना, तो K फाइनल K इनिशियल, यहां से K फाइनल इज इक्वल टू क्या आ गया, K इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मान लो मैं पॉइंट चार्ज हूं, तो मैंने जो है काइनेटिक एनर्जी 100 जूल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री की, तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ देर मेरे ऊपर जैसे मैंने एंट्री करी तो मेरे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा। तो मुझसे तुमने पूछा कि अब क्या हाल है काइनेटिक एनर्जी का, तो मैं कहूंगा सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों नहीं चेंज हो रही है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पॉइंट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके पूरा रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद में करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तब ये जितना भी पहला फेज वाला काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या टाइम, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो कौन सा जादू होता है, सर्कुलर मोशन होता है भाई। तो सर्कुलर मोशन टेक प्लेस। अगर फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, देन सर्कुलर मोशन टेक प्लेस। ये सत्य है जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, और आपने फर्स्ट टाइम इसको 11th क्लास में सीखा था। अच्छा, जो फोर्स ये काम करता है ना वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है, वो सेंट्रीपिटल बन जाता है। सपोज कर लो कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये देखो वेलोसिटी, याद है सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंचा, वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात सही है। और अभी अभी जस्ट हमने देखा कि पॉइंट चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स उसकी वेलोसिटी के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पॉइंट चार्ज जाएगा तो किस रास्ते पर चलेगा, सर्कुलर पाथ पर चलेगा। तो नाउ वी नो दैट Fm on point charge is perpendicular to its velocity. So point charge perform circular motion अंडर मैग्नेटिक फील्ड। बड़े से क्वेश्चन का छोटा सा जवाब हो गया। वाई पॉइंट चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जवाब ये है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पॉइंट चार्ज के वेलोसिटी के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली वो किस मोशन में जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। और तुम्हें ये पता है कि जो फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई। अब सर्कुलर मोशन तो रेडियस भी होगा, तो मैंने यहां पर लिखा Fm इज इक्वल टू है QEB साइन थीटा। यहां पर मैंने लिखा B, यहां पर मैंने लिखा V, और ये रहा थीटा।
हर थीटा वो थोड़ी ना होता जो तुम सोचते हो। इस फार्मूले का थीटा कौन सा थीटा है? V और B के बीच बनने वाला एंगल। ठीक है, समझे ये बात? अब देखना, मैंने कहा FM तुम सेंटीमीटर लो। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ कैसा है? परपेंडिकुलर। क्योंकि FM ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V, इसलिए FM इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बात पता होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई आउटसोर्स नहीं है जो तुम कहीं से लाओगे। ये जो सिस्टम में प्रेजेंट होता है ना, उसी से बन जाता है। जब तुम रस्सी से पत्थर को बांध करके घुमाते हो तो टेंशन ही क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अलग से फोर्स नहीं है, जो सिस्टम के पास है उसी में से कोई ना कोई चीज किस में बदल जाती है? सेंट्रीपिटल में। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स किस में बदल गया है? सेंट्रीपिटल में। वही मैंने लिखा। आगे गए भाई, तो FM इज इक्वल टू FC। अलर्ट रहना पड़ेगा। रेगुलर क्लासेस में जिस चीज को अलग अलग 2 बार किया था, यहां पर एक साथ करके दे रहा है। FM की वैल्यू डाल दी मैंने, QEB sin थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर बाई r, जहां पर r सर्कुलर पाथ का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। कट करो जिसको कट करना है। देखो रेडियस क्या आ गया, तो रेडियस निकल के आ गया m, ये v से भी कट गया, mv अपॉन QB साइन थीटा भी तो बोलो, QB। अब वो वाले केस पर आ जाओ जहां तुम ये दावा करते थे कि वेलोसिटी और कैपिटल भी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो पहला केस, इफ वेलोसिटी और कैपिटल भी कैसे हैं? परपेंडिकुलर। थीटा 90 डालोगे, QB sin 90, तो R बराबर क्या हो गया? mv बाई। याद आया? ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन देने वाला कह देता है कि भाई वेलोसिटी और v तो 90 डिग्री पर है, तो हमने लास्ट में जाके थीटा की वैल्यू क्या रख दी? 90। थीटा क्या चीज है, इस बारे पे ध्यान देना। यहाँ पे थीटा वेलोसिटी और v के बीच में बनने वाला एंगल है। रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। निकाल लेते हैं भाई, ये छोटी छोटी बातें। देखो इस केस में रेडियस निकल चुका है, जो वेलोसिटी और v आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। अब मैं जरा टाइम पीरियड निकालूंगा। एक चक्कर का समय, तो डिस्टेंस एक चक्कर की 2πr अपॉन में v। तो यहां से आपने लिखा 2π अपॉन v, और r की वैल्यू क्या है? mv अपॉन qv। यहां पे मैं कुछ स्टार लगा दूं, क्योंकि जब आप अपने एकेडमिक लेवल पर स्टार्ट करते हो इसको, तो यही केस तो है जो तुम्हें बार बार मिलता रहता है, जहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या बनाए बैठे हैं? 90। और जब ये 90 नहीं बनाते हैं तो कैसा पाथ था? हेलिक्स था, हेलिकल पाथ था। हेलिक्स में सर्कुलर भी आ जाता है। हेलिक्स एक ऐसा पाथ है सर्कुलर ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है, उसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो v से भी कट गया, तो यहां से कैपिटल T की वैल्यू आ गई 2πm अपॉन QB। कैपिटल T जो कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका नाम है हीलियम, तुम्हारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका नाम है हीलियम, लेकिन मेरे चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में जब एंट्री करी है तो स्पीड थी 100,
और तुम्हारे वाले ने जब उसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री की है तो स्पीड है 50। टाइम पीरियड देखो क्या होगा, सेम टू सेम। देखो तुम्हारा वाला है चार्ज पार्टिकल हीलियम, मेरा वाला भी हीलियम, तो एम और क्यू दोनों के सेम हो गए। जिस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अपने पार्टिकल को भेजा तुमने भी उसी में भेजा, बी सेम हो गया। बट तुम्हारे वाले पार्टिकल की स्पीड 100 थी, मेरे वाले की 50 थी, तो यहाँ टाइम पीरियड में कहीं कोई स्पीड तो है ही नहीं, तो टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। और इसका अगर उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इसका जस्ट उल्टा कर दो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। वैसे तो साइक्लोट्रॉन अब आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेशली यूपी बोर्ड वाले नहीं है सिलेबस में, लेकिन मान लीजिए कि वो अपडेट नहीं है, उसने क्वेश्चन डाल दिया कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो घबरा मत जाना। जो तुम ये वाला केस डिस्कस करते हो ना, जब वेलोसिटी और बी 90 डिग्री पर है, तो वेलोसिटी और बी जब 90 डिग्री पर है, उस केस के साथ रेडियस की बात करना, टाइम पीरियड की बात करना, फ्रीक्वेंसी की बात करना, यही सब क्या है, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो आगे वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो चुपचाप हेडिंग डालना साइक्लोट्रॉन और बस ये सारी चीजें लिख करके आना, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब साइक्लोट्रॉन एक अरेंजमेंट होता है जहां पर वेलोसिटी और बी हमेशा कैसा होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो वो सब चीजें आपके लिए नहीं। ठीक है, हो गया रिवीजन इसका। जितना आज हो गया है उतना टेस्ट में और आ गया, ऐड हो गया।